हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 12 टूरिज्म यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क। एक्चुअली मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था बट कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा था। स्टार्ट करते हैं। 3.1 ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी इम्पैक्टिंग एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द। तो इस चैप्टर में पूरा हम ट्रांसपोर्टेशन जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बहुत छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, इसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में ही है। और ये कैसे टूरिज़्म से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी impacting the development of welfare of the population. ठीक है। When transport system are efficient, they provide economic and social opportunity and benefits that result in positive. तो कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब एफिशिएंट होता है तो कैसे बेनिफिट करता है अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री को, या किसी भी टूरिज्म में कैसे हेल्प करता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एंड सच अ बेटर एक्सेसिबिलिटी, एक सेकेंड, सच अ बेटर एक्सेसिबिलिटी to market employment and additional investment. फिर when transport systems are deficient in terms of capacity and reliability, they can have an economic cost such as reduced और जब कोई प्रॉब्लम होगा, डेफिसिट होगा या फिर डिक्रीज होगा कैपेसिटी ऑफ रिलायबिलिटी, तो उसमें क्या इकोनॉमिक कॉस्ट सच एज रेड्यूस्ड और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। फिर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट रिड्यूस कॉस्ट वाइल इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं अपना टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो इसमें क्या है, सिंस 1970 वेयर टूरिज्म बिकेम इंक्रीजली अफोर्डेबल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हैज़ मोर देन डबल्ड। फिर यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है। एज ऑफ 2010 877 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट receipts were accounts for the representing more than 10% of the global population. And traveling important feature of society. Traveling has always been an important feature of society. First the explorer, तो पहले के टाइम पे जैसे एक्सप्लोरर जो आया करते थे, फर्स्ट द एक्सप्लोरर ट्रैवल्ड एट द वर्ल्ड टू लर्न मोर अबाउट जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स। तो जो एक्सप्लोरर होते थे पहले के टाइम पे, वो जोग्राफिकल रीजन्स को लर्न करने के लिए, उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, पोटेंशियल मार्केट्स एंड एक्सप्लोर्ड रिसोर्स, इसके लिए आते थे। एंड एज द टाइम मूव्ड, एज एन ट्रांसपोर्टेशन बिकेम मोर रिलायबल, ट्रैवलिंग बिकेम अ मंडेन एक्टिविटी। रिलायबल मतलब क्या होता है कि जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें या बहुत जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो उस पर। तो ट्रांसपोर्टेशन बिकेम मोर रिलायबल एंड ट्रैवलिंग बिकम अ मंडेन एक्टिविटी। मंडेन मतलब नॉट ज़्यादा उतना इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, मतलब एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी। टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट टूरिज्म। इन मॉडर्न वर्ल्ड ट्रैवलिंग इज मोर सेंटर्ड अराउंड द एनुअल हॉलीडे एंड कैन फेयरली वेल प्रिडिक्टेड टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर थोड़ा। एनुअल हॉलीडे एंड सिंपली फेयरली वेल प्रिडिक्टेड। टूरिज्म एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इज करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ इलास्टिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंट। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन डिमांड इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट फ्लक्चुएशन मतलब कॉस्ट में जैसे जैसे चेंजेस आ रहा है उसकी तरफ से कैसे कैसे डिमांड बढ़ रहा है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बारे में है। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ की एलिमेंट इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन इज़ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The demand in international and even national transport infrastructure implies a very large number of people who wants to move in efficient, fast and। तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे लोग आजकल के देखो आप कितना फास्ट मूविंग हो गया है सब कुछ, कि कम टाइम में हम बहुत जल्दी कहीं पहुंच जाते हैं, कवर कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को, एफिशिएंट, फास्ट, इन एक्सपेंसिव मैनर। देन well organized terminals and intelligently planned schedules are essential in promoting effectively transportation facilities for tourists। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, इंटेलिजेंटली प्लान कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं और एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट को। एंड सिंस द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट फास्ट रेट, ट्रांसपोर्टेशन इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ। तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये ट्रांसपोर्टेशन का टूरिज्म के फील्ड में, उसके बारे में। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी इज़ द मेन फंक्शन बिहाइंड द बेसिस ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट। एक्सेस मतलब कि टू बी रीच्ड, कोई भी प्लेस पे पहुंचने के लिए एक्सेस is the main function behind the basics of tourism transportation. In order
to access the areas that are mainly aimed, tourists will be using any transportation mode. However, air transport is main mode of international tourism. तो इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि क्या होता है अगर आपको पता होगा तो जैसे हमारे इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे ट्रैक्स है और जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंट्रीज़ में सिमिलर हो. तो ट्रेन से बहुत हद तक मैक्सिमम पॉसिबल नहीं हो पाता है. जैसे अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ का जो रेलवे ट्रैक्स होंगे, उनका जो रेलवेज़ का जैसा सिस्टम होगा थोड़ा सा अलग होगा हमारे से. तो एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द डेस्टिनेशन एंड अवेलेबल टू द टूरिस्ट. नेक्स्ट आते हैं. वन डायमेंशन कंसर्न द ओपननेस टू टूरिज्म थ्रू ट्रैवल वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. तो बहुत कंट्रीज़ में जैसे हमारे इंडिया और नेपाल की रिलेशन जैसा है, उसमें तो कोई इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है पासपोर्ट और वीज़ा का. बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में जिसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगे पड़े हैं, विच वेरी सब्सटेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज टू ओरिजिन ऑफ द टूरिस्ट. फिर ट्रैवलर्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज फेसिंग द least restrictions, while travelers from the developing countries are facing much more strength away from restriction. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज से हैं, पर्टिकुलरली यूरोप से, आर फेसिंग लीस्ट, जो उनको रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम लगे हैं. बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस उन पे ज़्यादा हैं. एंड अनदर डायमेंशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा और देखेंगे, जैसे कॉस्ट में कैसे कौन सा मोड डिफ़र करता है, और इसमें यही बताया कि कॉस्ट में कौन सा मोड, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जैसे एयर हो गया या फिर रोडवेज़ हो गया, कौन सा कैसे, या क्रूज़ हो गया, उसमें कैसे डिफ़र करता है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द टूरिस्ट इंडस्ट्री माइट बी इम्पेयर टू इन दिस डेवलपमेंट. हाउएवर, लैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन वेरियस कंट्रीज आर डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ कमर्शियल मूवमेंट दैट टूरिज्म रिक्वायर्स. तो यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे अपना हुआ जाएगा, रोडवेज एंड रेलवेज आ जाएगा, to meet the commercial movement of the tourism that requires. Holiday spenders usually make enough contribution to the local economy and governments are more than willing to invest efficient road networks. तो जैसे ये इनका कंट्रीब्यूशन कैसे लोकल इकोनॉमी में, उससे गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है अच्छे रोड बनाने में, नेटवर्क और एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ में, स्पेशली इन लोकेशंस दैट हैव लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अदर देन टूरिज्म. तो जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है. There are, however, significant differences in the amount of spending per type of mode, namely between cruise and air transport. तो कितना स्पेंड कौन से मोड में हो रहा है, जैसे क्रूज़ में एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन में. तो क्रूज शिपिंग टूरिस्ट प्रोवाइड मच लेस रिवेन्यू विथ $15 पर पैसेंजर स्पेंड पर पोर्ट और कॉल ऑन एवरेज. एंड सिग्निफिकेंट रीजन इज दैट क्रूज लाइन्स आर कैप्चरिंग एज मच एज टूरिज्म. तो ये बहुत ज़्यादा कैप्चर टूरिज्म दिखा हुआ है इसमें. क्रूज़ में मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती है एक तरीके से. उसमें बहुत, अगर मूवीज़ में देखा होगा तो उसमें पूरा एक तरीके का, क्या बताऊँ, जन्नत ही है उधर. मतलब उधर जैसे क्या होगा कि हर चीज़ की फैसिलिटीज़, होटल्स होगा, रेस्टोरेंट्स होगा, स्विमिंग पूल्स होगा वहाँ पे. जैसे आपने देखा होगा बार, कसिनोज भी बहुत सारे उसमें रहते हैं. एंड फूड, बेवरेजेस, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम. नेक्स्ट आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में. एयर ट्रांसपोर्ट it is by far the most effective transport mode. Only 12.5% of tourists travel by the plane, but for the international travel this share is around 40%. Air transport has revolutionized the geographical aspect. The most remote areas can now be attained. तो जो पहले के टाइम पे जो जैसे शुरू में जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो मोस्टली यहाँ पे जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में पहुँचने के लिए था. बाकी अब इस टाइम पे देखें तो ये रिमोट एरियाज़ में भी अटेंड कर सकता है. एंड जर्नी अराउंड द वर्ल्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स. तो एज मच एज पॉसिबल, जितना भी फास्टेस्ट पॉसिबल में इसे पहुंच सकते हैं. बिजनेस पीपल्स आर अमॉन्ग द बिगेस्ट यूज़र. तो मोस्टली देखा जाएगा कि बिजनेस पीपल्स ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सर्विसेज को ट्रैवलिंग के लिए. नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी 1914 द वर्ल्ड फर्स्ट शेड्यूल्ड फ्लाइट पेइंग अ पैसेंजर होव्ड अक्रॉस द बे सेपरेटिंग टैम्पा, सेंट पीटर्सबर्ग और एक जगह का नाम है फ्लोरिडा फॉर अ फेयर दैट इवेंचुअली स्टेबलाइज $10 पर पर्सन. लेकिन आगे जाके वो $200 इन 2006. तो यहाँ तक है कि जैसे 1 जनवरी 1914 को वर्ल्ड फर्स्ट शेड्यूल फ्लाइट शेड्यूल किया गया, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइट विद अ पेइंग पैसेंजर्स. नेक्स्ट आते हैं इधर लो कॉस्ट कैरियर.
एक सेकेंड, लो कॉस्ट कैरियर, और ये कंपैरिजन दिया है जैसे यहाँ पे अभी जैसे बताया कि यहाँ से और वो जो जिस पे मोस्टली बिजनेस लोग, बिजनेस वाले जो या फिर बिजनेस क्लास वाले जो एयर इसमें जो एयरलाइंस है उसमें कंपैरिजन किया है लो कॉस्ट कैरियर एलसीसी। फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म से याद है कि ये मैंने देखो टूरिज़्म फुल फॉर्म शीट, एक सेकेंड, हाँ टूरिज़्म फुल फॉर्म शीट, ठीक है, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं। लो कॉस्ट करियर, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली मैंने सर्च किया था तो इसमें लग्जरी नहीं मिलता है, ये जो एक बहुत नॉर्मल होता है, फेयर भी इसका बहुत लो होता है, और जो स्ट्रक्चर वाइज है इसका, और ज़्यादा लोग भी इसमें ट्रैवल नहीं करते, स्ट्रक्चर ज़्यादा लोग मतलब ट्रैवल करते हैं बट स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत लो है, फेयर भी लो है, तो इतना ज़्यादा लग्जरी इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बहुत नॉर्मल सा है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस कुड कैरी अ पैसेंजर फ्रॉम टैम्पा टू, ये इसमें जगह का नाम दे रखा है और कौन सा कितना दे रखा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना कि लो कॉस्ट कैरियर क्या है और इसमें क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ पैसेंजर जेट प्लेन्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। इसमें देखो इसमें शॉर्ट रेंज में विद इन कंट्री, मीडियम में विद इन कॉन्टिनेंट एंड लॉन्ग रेंज में वर्ल्ड, ठीक है। शॉर्ट रेंज में क्या है, इसमें ये नाम दे रखा है उसका CR जो भी है एयरक्राफ्ट है, बॉम्बार्डियर्स, CRJs सीरीज एंड एम्बायरर्स ERJs आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स विद रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटी, तो इनका बहुत स्मॉल कैपेसिटी है, कितने पैसेंजर्स हैं, उसका कितना रेंज है उसमें ये बता रखा है, 30 से 100% दे ट्रैवल ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। They are usually refers to regional jets that serve smallest market and feed hub airports. Also provide high frequency point between large city pairs. ठीक है। मीडियम रेंज का देखें तो ये भी एयरबस A320 विद, इसका रेंज कितना है 3700 किलोमीटर विद बोइंग इक्वलेंट द B737 आर डिजाइन टू सर्विस डेस्टिनेशन विद इन अ कंटिनेंट, ठीक है। फ्रॉम न्यूयॉर्क most of the North American can be reached. This range can be applied to the European continent, South American, and this फिर हाई डिमांड ऑफ रीजनल सर्विसेज, फिर लो कॉस्ट एयर कैरियर्स कंप्लीट। नेक्स्ट लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट में देखें तो कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द ओशियंस, जैसे बताया पूरे वर्ल्ड के लिए, आर लिंकिंग टुगेदर द कंटिनेंट एंड एवरी, इसमें नाम दे रखा है B0707 इवॉल्व इनटू द प्लेन्स एंड हाई कैपेसिटी सच दैट, इसमें यही नाम है अलग अलग बट इनकी कैपेसिटी इसमें ये कोई A350 सीरीज विच हैव अ रेंज ऑफ 17,400 किलोमीटर का, यहाँ पे कितना था उसका था A320 3000 का था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एयर कार्गो फ्रेट कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, फ्रेट क्या होता है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना उसको कहते हैं फ्रेट बिजनेस। एयर कार्गो इमरजेंसी सॉल्यूशंस फूड, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है फास्ट फूड डिलीवरीज, मेडिकल फूड प्रिवेल्स और कॉस्ट इशूज़। द एयर फ्रेट मार्केट इज सर्विस्ड बाय द 5 फैक्टर्स ऑपरेशंस, तो इसमें जो ये गुड्स की सर्विसेज होती है ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पता होना चाहिए इसमें क्या है एग्जैक्टली दे रखा है। तो इसमें फ्लीट और कार्गो ओनली एयरक्राफ्ट्स बिटवीन द एयरपोर्ट्स एंड द सर्विस, और इसमें जैसे कि देखो स्पेशलाइज्ड पैसेंजर्स, एयरलाइन कंपनी विल मेंटेन अ फ्लीट ऑफ बोथ, अ ग्रुप ऑफ, फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ बोथ स्पेशलाइज्ड एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स एबल टू कैरी फ्रेट इन देयर बेलीहुड। तो इसमें वही बता रखा है कि ये पैसे कुछ जो एयरक्राफ्ट्स होती हैं जो पैसेंजर और ये गुड्स वाले को साथ में लेके जाती हैं, कुछ सिर्फ गुड्स के लिए होती हैं, कुछ की ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती हैं, कुछ और है इसमें जैसे फ्रेट कैपेसिटी इन द बेली होल्ड ऑफ देयर एयरक्राफ्ट्स, वही सब दे रखा है। फिर यहाँ पे वही दिया है एयर फ्रेट इंटीग्रेटर्स कॉमनली ऑपरेटिंग हब स्पोक फ्रेट सर्विसेज दैट रिकॉग्नाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, comprehensive services usually door to door and can support the logistic requirement of customers। इसमें भी नीच सर्विसेज, नीच मतलब कम्फर्ट, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल सर्विसेज दैट कैटर टू स्पेसिफिक कार्गो रिक्वायरमेंट्स, हैवी लोड्स डू नॉट फिट इन कैपिटलिस्ट ऑफ, वही दे रखा है। फिर यहाँ से पढ़ते हैं in today's competitive market scenario, organizations increasingly understand the importance of building the effectively managing the relationship with passengers। तो इसमें हम देखेंगे एक पैसेंजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसे
एक तरीके से जो आपने बिजनेसमैन को देखा होगा या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट सेल करता है अपने शॉप पे देखा होगा, वो कैसे ट्राई करते हैं कि पैसेंजर कह रहा हूँ, कस्टमर की माइंड को रीड करने के लिए कस्टमर की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं उस तरीके से, और बोलने के तरीके में बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिस तरीके से बोलते हैं वो उस तरीके, जैसे जिस एक सेल कर कला है ना, जैसे कहते हैं आर्ट है, किसी भी चीज़ को बेचना एक कला है, वैसे उस तरीके से जिस तरीके से बोलते हैं कि वो अपना कस्टमर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ख़रीदने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो बोलने के तरीके से फ़र्क पड़ता है। और एक रिलेशनशिप इसमें दिखा रखा है, फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द पैसेंजर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड द मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझना पड़ेगा कि पैसेंजर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या नीड्स है, क्या डिज़ायर्स है, कैसे कैसे मतलब उनको फुलफ़िल किया जा सकता है। द ऑर्गेनाइजेशंस टुडे एम्स नॉट ओनली एट डिलीवरिंग द सर्विसेज बट ऑल्सो फोकस ऑन सेटिस्फाइंग। तो सिर्फ एक डिलीवरी का काम नहीं है बट ऑल्सो पैसेंजर जिससे सेटिस्फाई हो, मतलब उसको मतलब अच्छा ही लगे, जिस सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड की जाए कि उसको कंफर्टेबल हो एंड आगे भी यूज़ करने के लिए मोटिवेट करे। Thus, it has been imperative an organization to identify factors and passenger satisfaction or dissatisfaction, consciously measure them so as try to bring about the necessary changes on the basis of passenger perception. Perception एक psychological term है, मतलब कि पैसेंजर्स के नज़रिए, देखने के नज़रिए से कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उसके ऊपर दे रखा है। द टोटल फ्लीट साइज, फ्लीट मतलब टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पे एयरलाइंस की बात कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ एयरलाइंस या व्हीकल्स, the size of commercial in India was 371. In 1994, the Air Corporation Act of 1953 was repealed with a view to remove monopoly of air corporations on scheduled service. तो यहाँ पे हम देखेंगे राइज कैसे एक तरीके से वो प्राइवेट, देखा हुआ कि आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, यहाँ पे वही ये प्राइवेटाइज कैसे हुआ है या फिर राइज ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस कैसे हुआ है। तो enables private airlines to operate scheduled services, convert Indian Airlines and Air India to limit company, enable private participations. उसके बाद convert Indian Airlines हो गया. However, beginning 1990, private airlines companies were allowed to operate air taxi service, resulting in establishment of Jet Airs and Air Saharas. And this airline operates domestic passenger 2005 0.4 इतना, and due to the weaker rupee, fierce competition, high world crude oil prices with the taxes levied by standard marketing moved jet fuels, वही दे रखा है इसमें। और कुछ कुछ डेटा देखा कि कौन से ईयर में कितना, जैसे बाय द एंड ऑफ 2011 5 of the top Indian airlines were loss making, including the state owned Air India which was operating in taxpayer life support. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एलसीसी का भी हमने बात किया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन का, मेजर कैटेगरीज ऑफ एयर पैसेंजर्स। नेक्स्ट आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट पे। रेल ट्रांसपोर्ट इमर्ज एज द डोमिनेंट ऑफ मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिफोर द एज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इवन इफ द ट्रेन्स वर वेरी फास्ट द नेटवर्क इज नॉट टू फ्लेक्सिबल। फिर द रेल नेटवर्क यूजली रिफ्लेक्ट्स मोर कमर्शियल नीड्स ऑफ नेशनल। तो इसमें पहले टाइम पे जैसे बहुत पहले तो मोस्टली रेलवे नेटवर्क कमर्शियल नीड्स के लिए यूज़ होता था। फिर द नेशनल इकोनॉमी एंड देन हॉलीडे टूरिस्ट फ्लोज विच कैन मेक इट सेकंड चॉइस। तो पहला चॉइस तो कमर्शियल नीड हो गया, दूसरा चॉइस इसका हो गया ट्रैवल एज ए ट्रैवलिंग मोड। एंड द रेलवे सिस्टम ऑफ सेवरल कंट्रीज, द रेलवे सिस्टम ऑफ सेवरल कंट्रीज नोटेबली इन यूरोप, मतलब फेमस जो मोस्टली यूरोप में ज़्यादा फेमस है, हैज़ बीन मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग डिस्टेंस रूट एंड हाई स्पीड सर्विसेज ड्यू टू सिनेरी ऑफ द एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड। एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। रेल ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑल्सो बी ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। तो जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो खुद में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। कैसे? जो सेवरल शॉर्ट रेल लाइंस जो है ना, जो मतलब अभी यूज़ में नहीं आती, नो लॉन्गर हैज़ कमर्शियल पोटेंशियल हैव बीन, उनको टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया। रेल ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्टेड बाय द 17th century टू मूव मटेरियल्स इन द क्वेरीज एंड माइंस। फिर बाद में इसका इट इज़ नॉट अंटिल द 19th century दैट द फर्स्ट रियल रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहले तो 17th century से ही चल रहा था फॉर मटेरियल्स के लिए, बाकी बाद में 19th century में वो रियल रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्टेंस आया। रेल ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा, प्लेइंग ए मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान। It represented a major improvement in land transport technology and obviously introduced important changes in the movement of freight and passengers. तो वही freight, goods and passengers इसमें कैसे एक contribution बता रहा है इसमें।
कैसे रेल ट्रांसपोर्टेशन का क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने अभी, रिड्यूस चेंजेस इन द मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, हाँ फिर ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस coherence of economic activities and social interaction was thus subsequently improved with the introduction of steam locomotive in 1829। तो ये आ सकता है मे बी MCQs में करके। The first railway companies were mainly point-to-point ventures, with the company often taking the name of services destinations। तो वेंचर मतलब क्या होता है, डेंजरस या फिर बहुत रिस्की जर्नी होती है। फॉर मेनली पॉइंट टू पॉइंट रिस्की वेंचर्स मतलब वही रिस्की जर्नी या फिर बहुत डेंजरस जर्नी, विद द कंपनी ऑफन टेकिंग द नेम ऑफ सर्विस डेस्टिनेशन। एज रेल सिस्टम एक्सपेंडेड सेवरल मर्जेस टुक्स प्लेस विच लीड्स टू पेक्यूलर सिमेटिक रिजल्ट। तो जैसे जैसे रेल बढ़ा उसके बारे में बताया है इधर। And also the rail system involves using scheduled rigid services, rail transportation like roads, important relationship with the space। हाँ अब space जैसे अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके कुछ क्या कंस्ट्रेंट्स आती हैं, क्या क्या मतलब लिमिटेशंस आती हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बारे में दे रखा है इधर। तो ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ सिंस इट्स द ट्रांसपोर्ट मोड द मोस्ट कंस्ट्रेंड बाय द फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल जियोग्राफी, एंड दिस कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिटेशंस या फिर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, आर मेनली टेक्निकल एंड ऑपरेशनल्स। फिर जिसमें इसमें दे रखा है, देखो इसमें बहुत सारे डेटा दे रखे हैं तो उतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था ये देखो पहले सब पढ़ा दिया था मैंने, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड किया था दोनों चैप्टर 3 और 4 का रिकॉर्ड किया था। जब मैंने फिर अपलोड करने गया तो देखा इसमें वॉइस ही नहीं आ रहा है, फिर बाद में बहुत चेक किया तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। 1 घंटा पूरा टाइम गया था इसमें, पढ़ा था मैंने पूरा, फिर रिकॉर्ड किया था। फिर एक लर्निंग मिला वहाँ से कि वैसे तो 1 घंटा ऐसे इधर उधर टाइम वेस्ट कर देता हूँ तब कोई ऐसा बहुत फील नहीं होता है, बट जब इतना मेहनत किया वीडियो रिकॉर्ड किया अपलोड करने के टाइम पे जब नहीं हुआ अपलोड कोई प्रॉब्लम की वजह से तो कैसे फील हो रहा था। तो एक लर्निंग मिला टाइम को लेकर। तो इसमें दे रखा है स्पेस कंजम्पशन के बारे में, एंड इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें क्या दे रखा है, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वैसे इंपॉर्टेंट है बट मे बी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें वैसे भी बहुत सारा डेटा दे रखा है तो उतना कुछ कौन याद करेगा, वैसे भी आता नहीं है। तो देख लेते हैं मे बी चांसेस हैं तो ये सब 5 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख देंगे तो थोड़ा बहुत बन सकता है। तो स्पेस कंजम्पशन में दिया है तो रेल ट्रांसपोर्टेशन हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ स्पेस कंजम्पशन। तो आप देखोगे कि मोस्टली वो क्या कहते हैं रेलवे ट्रैक्स पे ही या फिर वो रेलवे क्या कहते हैं ये स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस पे ही प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। बाकी जगह पे ऐसा उतना, जैसे रेलवे ट्रैक कितना ही छोटा सा होता है वो कितना ही जगह लेगा along with the lines, but its terminal and important consumers for space, especially in urban areas, increase operational costs substantially। और इसके बारे में ये दिया है दूसरा ग्रेडियंट एंड टर्न्स। ग्रेडियंट मतलब होता है एक पार्ट ऑफ एक इंक्लाइंड पार्ट ऑफ रोड या फिर रेलवे का, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था पहले। तो ये जैसे ये हो गया ये वाला, ये फिजिक्स का टर्म है वैसे इसमें। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाला जो चीज़ है यहाँ पे उसके बारे में दिया, जैसे 50 किलोमीटर टू क्लाइम 500 मीटर। ग्रेडियंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे वॉन्ट मोर एनर्जी कंजम्पशन। फिर इसमें दे रखा था रेल ट्रांसपोर्टेशन कैन सपोर्ट ग्रेडियंट अप टू। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन कितना ग्रेडियंट सपोर्ट कर सकता है 4% तक। एग्जाम्पल 40 मीटर पर किलोमीटर। एंड बट जो फ्रेट ट्रेन्स है, जो एक गुड्स वाले ट्रेन्स होते हैं उनका रेयरली मोर देन 1% तक है। और बाकी कुछ डेटा दे रखा है उसमें। फिर आते हैं व्हीकल्स में क्या है, व्हीकल्स के अंदर को क्या कहते हैं, बहुत सारे इसमें व्हीकल्स दे रखा है जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स एंड देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ देम फिलिंग डिफरेंटली पर्पस। तो इसमें जैसे स्टीम टू डीजल, देखो लोकोमोटिव रेंजेस फ्रॉम द स्टीम टू डीजल मेनली फॉर फ्रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये इलेक्ट्रिक है। फिर इलेक्ट्रिक के बाद जैसे कि और फिर बहुत सारे नाम है जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्रेट वैगन्स सच एज हॉपर वैगन्स, ट्रिपल हॉपर वैगन्स, ये फ्लैट वैगन्स, पता नहीं कितने वैगन्स, टैंकर वैगन्स, ये सब नाम दे रखा है उसके बीच में। फिर कार वैगन्स एंड पैसेंजर वैगन्स। फिर गॉज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें देखोगे तो 1.4 मीटर्स हैज़ बीन अडॉप्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द स्टैंडर्ड गॉज क्या है, तो मे भी मान लो अगर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो
Standard gauge is 1.435 meters, have been adopted in many parts of the world across North America, most western. For example, it accounts 60% of the railways, but other gauge have been adopted in the areas such as broad gauge, तो ये रहा रशिया एंड ईस्टर्न अकाउंटिंग 17% ऑफ रेलवेज, वही डेटा दे रखा है उसे. फिर आते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर पे. नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ ट्रैक एंड रोलिंग स्टॉक्स, मैक्सिमम ट्रेन लेंथ एंड इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस शेड्यूल एंड ट्रैफिक मिक्स. दिस फैक्टर विल इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ रेल सिस्टम. एंड उसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अभी देखें तो पर्टिकुलरली इफ़ यू मैनेज्ड व्हेन ट्रैक्स आर प्राइवेटली ऑन, जब ट्रैक्स प्राइवेटली ऑन किए जाते हैं तो ऑपरेटर्स को फ्री अलोकेंस होती है, सर्विस ज़्यादा अच्छे से, मतलब देखोगे प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा अच्छे से सर्विस प्रोवाइड होती है विदाउट मच कम्पिटिटिव हिंड्रेंस. तो कोई कंपटीशन उतना आएगा नहीं. वेदर अगर हमने इसको वो कहते हैं क्या कहते हैं पब्लिकली कर दिया, पब्लिकली ऑन्ड, if they publicly owned, then offer reserved for the national rail carrier or service slots are leased to private operators through a bidding process. फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन, द नेशनल हाईवे, ये तो पता ही होगा, इसमें है दो फुल फॉर्म दे रखे हैं इसमें भी. क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन में द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वॉज अ कंस्टिट्यूट बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब 1998 में. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज. एन अथॉरिटी वॉज ऑपरेशनल इन February 1995 विद द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स. तो देखा होगा जो भी मोस्टली ये कौन सा जब जितने भी हाईवेज बनते हैं, गोल्डन कॉरिडोर्स बनते हैं, फिर ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जितने भी बनते हैं, फिर ये इसी से इन्हीं द्वारा बनाए जाते हैं, इनके अंडर आ जाते हैं. फिर अबाउट 65% ऑफ फ्रेट एंड 80% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इट्स कैरीज बाय रोड्स. इसमें बेसिक डेटा दे रखा है बस. 1.7 रोड नेटवर्क बट कैरी आउट द 40% द टोटल रोड ट्रैफिक्स हाईवे नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट ओनली 1.7 ऑफ द रोड नेटवर्क and 40% total road traffic. Number of vehicles growing average 10.6% per annum, मतलब per year over the last 5 years. NHAI, फिर यहाँ पे एक वो फुल फॉर्म दे रखा है NHDP का, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. उसके बाद दो है इसके बारे में. एक मैंडेटरी इम्प्लीमेंट इंडियाज़ लार्जेस्ट एवर हाईएस्ट प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास रोड्स विथ अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो. फिर यहाँ पे द नेशनल हाईवे have a total length of 71,772 km to serve as the terrestrial network of the country. To development of national highway is responsible for Government of India. Government of India has launched major initiative to upgrade strengthen NHAI. तो बहुत सारे फेजेस हैं NHDP को क्या कहते हैं इनिशिएटिव टू अपग्रेड और स्ट्रेंथ करने के लिए. NHDP के लिए बहुत सारे फेजेस लाएंगे. सबसे पहले इसमें 7 फेजेस हैं टोटल और बहुत सारे इसमें डेटा दे रखा, तो उतना एक बार बस पता होना चाहिए कि इसमें क्या है और कुछ है उसके अंदर. NHDP फेज़ 1 अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ये रहा वही जो फॉर्मूला है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA इन December 2000 एंड एस्टिमेटेड 30,000 करोड़ comprises mostly of GQ मतलब गोल्डन quadrilateral एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स. एंड इसमें कितना वो किलोमीटर्स में ये स्प्रेड हुआ है उसके बारे में दिया है. अदर्स दिस. फिर SDP 2 में अप्रूव्ड बाय CCE इन दिसंबर, फिर वही डेटा दे रखा है. फिर NSDP 3 में NSDP फेज़ 3 में वही फिर ये 5 मार्च 2005 अपग्रेडेशन फॉर 4 लेनिंग ऑफ दिस किलोमीटर नेशनल हाईवे. बोर्ड बेसिस एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट लगा है, कब हुआ है, फॉर लॉन्चिंग 4 लेनिंग एट दिस किलोमीटर एस्टिमेटेड फॉर दिस. गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन फिर 2007 में अप्रैल में. फिर 5 में दे रखा है 5/10/2006 6 लेनिंग. अब देखो यहाँ पे 4 लेनिंग, फिर यहाँ पे 6 लेनिंग एग्जिस्टेंस 4 लेनिंग हाईवे अंडर द फेज़ 5 अभी पढ़ा हमने. उसके बाद 6 लेनिंग 6,005 किलोमीटर इंक्लूड्स इतना किलोमीटर 2 ऑफ गोल्डन कॉरिडोर एंड इतना. फिर NSDP फेज़ 6 में CCEA वही फुल फॉर्म एंड द नवंबर 2006 टू 10,000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दिस. तो इसमें कौन से वाले में क्या है बस उतना पता रहना चाहिए. इतना सारा कॉस्ट तो कोई याद रखने से रहा, ठीक है सब में. NSDP फेज़ 7 उसमें क्या है, रिंग रोड्स. तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मे बी CCEA हैज़ अप्रूव्ड दिस फॉर 700 किलोमीटर फॉर रिंग रोड्स बाईपास. इसमें अलग से एक नाम यूज़ किया है, बाईपास एंड फ्लाई ओवर्स आर सिलेक्टेड स्विचेड एट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस करोड़.
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दस प्रोमोट इकोनॉमिक वेल एंड बीइंग क्वालिटी ऑफ द पीपल। सबसे पहले है कार ट्रैवलिंग। कार ट्रैवलिंग में पूरा कार का ही दे रखा है, उससे कुछ है नहीं। इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर्स डिसाइड वेयर एंड when how is going to get destination. Cheaper since roads fees are not directly paid but rather than from taxes, and does not require transfer. The whole journey door to door can be achieved. Dominate mode world tourism whole journey because of the advantages such as flexibility price। तो कार का कैसे है इसमें ट्रैवलिंग, उसके बारे में दे रखा है विद डेस्टिनेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे छोटी मोटी जगह पे भी, अब मान लो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो आप एयरपोर्ट पहले प्लेन तो पकड़ोगे नहीं, या फिर शिप तो जाओगे नहीं, तो जो एक ट्रांसपोर्टेशन को रीच करने के लिए जो ये दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, जैसे कि समझ गया यार, इजी है। कोच ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आता है सेम रोड एज ए नेटवर्क एज अ कार, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस। तो ये कोच ट्रैवलिंग देखा होगा आपने, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। यहाँ पे है but tourism can be local mass tourism but can be perceived as a nuisance if in the too large number since they require large number of space। nuisance मतलब क्या होता है, एक कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम कर सकता है एक तरीके से। अभी कैसे, जैसे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इनको एक स्पेस कंजप्शन में बहुत प्रॉब्लम होगा। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लोकल आवर्स एंड फॉर मल्टी डेज जर्नी। फिर यहाँ पे है कार रेंटल के बारे में दे रखा है, चारों का जो डिफाइन किया, कार ट्रैवलिंग, फिर कोच। फिर कार रेंटल में क्या है, नंबर ऑफ़ फ्लीट्स मतलब ग्रुप ऑफ व्हीकल्स रेंटिंग देम टू देयर कस्टमर्स फॉर अ फी। तो इसमें मोस्टली कार रेंट पे देते हैं अपने एक फ़ीस पे, जो भी टूरिस्ट है, फिर जो भी जिनको भी ट्रैवल करना है, फिर वो वही सिस्टम चलता है। फिर यहाँ पे कार रेंटल सिस्टम के बारे में दिया है, इसमें दे रखा है कि कौन कौन, जैसे उसमें पूरा डिफाइन कर रखा है कौन कौन से क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कार रेंटल के लिए, रेंटल कंपनीज विल ऑफन सेल देम इनटू द यूज्ड कार मार्केट टू डीलर्स अक्रॉस द कंट्री बाय सेवरल मेथड्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट टू डीलर, स्पेशलाइज्ड होलसेलर ऑक्शंस सच एज। यहाँ पे कोई एक ऑक्शन है यूएसए का, वहाँ पे दे रखा है। इसका देखें कार रेंटल सिस्टम का देखें तो एक फुल फॉर्म दे रखा है इसमें, एसोसिएशन ऑफ कार रेंटल इंडस्ट्री सिस्टम एंड स्टैंडर्ड एक्रिस हैज़ डेवलप्ड एक्रिस कार क्लासिफिकेशन कोडिंग सिस्टम। दिस डिस्क्राइब्स द साइज, डोर, गियर बॉक्स कौन से टाइप का है, एंड वेदर द कार इज एयर कंडीशंस एंड कोडेड इनटू 4 लेटर्स, वही दे रखा है। पूरा कार रेंटल सिस्टम के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आते हैं शिपिंग के बारे में, लास्ट टॉपिक है ये। शिपिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमोडिटीज़ एंड मर्चेंडाइज गुड्स एंड कार्गो बाय सीज। तो मोस्टली सी से किया जाता है। ऑल्सो इसमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें आ जाता है, बाई ट्रक्स हो गया। तो इंटरनेशनल इंग्लिश में यहाँ पे कैरिज दे रखा है। लॉजिस्टिक इज़ द टर्म बोरोड फ्रॉम द मिलिट्री एनवायरनमेंट। फिर लैंड और ग्राउंड शिपिंग कैन बी देखो वहीं पे ये मोस्टली ये तो सी से होता है, बट ये जो लैंड और ग्राउंड शिपिंग कैन बी बाई ट्रेन और ट्रक, जिसको इंटरनेशनल इंग्लिश यहाँ लिखा है लॉरी। इन द एयर एंड सी शिपमेंट ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक द कार्गो फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन टू, वही बताया मैंने, जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे को एयरपोर्ट जाना है या फिर सी पोर्ट जाना है तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इज टिपिकली मोर अफोर्डेबल दैन एयर। तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मोर ज़्यादा अफोर्डेबल है एयर से, बट एक्सपेंसिव ज़्यादा है सी से, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर इनलैंड, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट नहीं है इसलिए। Shipment of cargo by trucks directly from the shipper's place to destination is known as door-to-door shipment and more formally as multimodal transport. Trucks and trains make deliveries to the sea and airports where cargo is moved in bulk. Much shipping is done by ship. जो आपने देखा होगा, ये नाम सुना ही होगा, मर्चेंट नेवी और मर्चेंट मैरिन वाला 6 मंथ वाला जो सिस्टम है वो बनाते हैं क्रूज़ पे। क्रूज़ तो देखा ही होगा, बहुत देखा तो होगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा ये चार्ज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। टूवर्ड्स शॉर्ट सी जर्नी अबाउट अ वीक, क्रूज हैविंग अ बिकम सिग्निफिकेंट टूरिस्ट इंडस्ट्री। बिग क्रूजेस आर लाइक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, बिग क्रूजेस आर लाइक फ्लोटिंग रिजॉर्ट, बहुत ज़्यादा इसमें खतरनाक लेवल की फैसिलिटीज़ होती है। वेयर गेस्ट कैन एंजॉय लग्जरी एंटरटेनमेंट वाइल मूविंग टूवर्ड्स देयर मल्टीपल डेस्टिनेशंस। तो इसमें अभी पता चलेगा क्या क्या होता है। फिर जिसमें कुछ डेटा दे रखा है यहाँ पे। फिर द मेन क्रूज मार्केट आर कैरेबियन एंड द मेडिटेरियन विच अलास्का एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्योर्ड्स। इसका मतलब होता है लॉन्ग नैरो सीज या फिर बहुत डीप सी, ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग द समर सीजन। एंड द इंटरनेशनल मार्केट क्रूजिंग वॉज अबाउट दिस इन 2000 एंड शोड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ दिस। ठीक है, फिर
टूरिस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर मनी इन द क्रूज शिप इटसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़, जैसे गिफ्ट्स ऑफ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गया, बहुत मतलब एक तरीके से कहते हैं, और उनके रूम्स भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, कसिनोज, बार्स एक्सेट्रा, और ऑन इनलैंड फैसिलिटीज़ ऑन्ड बाय क्रूज शिपिंग कंपनीज। फिर स्टार क्रूज दे रखा है। स्टार क्रूज एज अ मेंबर ऑफ जेंटिंग हांगकॉन्ग इज़ द थर्ड लार्जेस्ट क्रूज। तो यहाँ पे मान लो MCQs में पूछ सकता है, लार्जेस्ट क्रूज एंड इन द वर्ल्ड बिहाइंड कंपनी सच एज कार्निवल कॉर्पोरेशन, रॉयल कैरेबियन क्रूज। फिर इसमें भी कुछ डेटा दे रखा है। फिर क्रेडिटेड विद ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली डेवलपिंग द क्रूज इंडस्ट्री इन द एशियन पैसिफिक रीजन। फिर इन 1998 स्टार क्रूज टुक डिलीवरी ऑफ इट्स फर्स्ट न्यू बिल्ड। तो उसके भाई बहन कैसे आए अभी देखिए पता चलेगा इसमें। सुपरस्टार लियो फॉलोड बाय सिस्टर शिप सुपरस्टार विर्गो। तो ये बहन, आई थिंक ये भाई, फर्स्ट न्यू बिल्ड सुपरस्टार लियो फॉलोड बाय द सिस्टर ship Superstar Virgo in 1999 and Star Cruise also acquires Sun Cruise the same year. नेक्स्ट क्या इसमें, अब थोड़ा सा वाटरवेज में दे रखा है, फुल फॉर्म दे रखा है इधर। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, एंड इसका क्या है ये, चार्जेस वाटरवेज ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है यूपी में। इट डज नॉट फंक्शन बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वाटरवेज, सर्विंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, ये लास्ट मास ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मास ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म। सबसे पहले इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल, दूसरा है मास ट्रैवल। तो इसमें इंडिपेंडेंट वाले में क्या है, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल टूरिस्ट, और मास वाले में क्या है, ट्रैवल वेयर टूरिस्ट ट्रैवल इन ग्रुप। ठीक है, एक बार और देख लेना फुल फॉर्म। और है बाकी तो मैंने यहाँ देखो चैप्टर वाइज लिखा है, बट 7 चैप्टर का वो जो है अपना आईटा पाटा पता नहीं कितने कितने हैं वो सब, उसके बाद का और रह गया है। ठीक है, थैंक यू। अभी चैप्टर 4 रिकॉर्ड करता हूँ।